नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने कहा, मेरठ दिल्ली यात्रा अब चुनौती नहीं, 12 लेन हाईवे ने दूरी घटाई, रैपिड रेल और मेट्रो मददगार, उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों। भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोरा का किया स्वागत, राष्ट्र प्रथम नीति को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। सोनपुर में नया मेगा एयरपोर्ट, राजीव प्रताप रूढ़ी, केंद्र की मंजूरी, 6 लेन पुल से पटना कनेक्ट, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का किया दावा। बिहार कांग्रेस में बगावत कर कार्यवाही, निष्कासित नेताओं के आरोपों पर विधायक का पलटवार, पार्टी लाइन से हटने पर सख्त कदम की चेतावनी। खेरेश्वर धाम में महिलाओं के अंग वस्त्र बेचने का विरोध, सड़कों पर उतरी विश्व हिंदू परिषद, विहिप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ और दिल्ली की दूरी अब चुनौती नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले लोग दिल्ली को दूर मानते थे, मगर आज 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे और नमो भारत रैपिड रेल, साथ ही साथ मेरठ मेट्रो से ये दूरी और कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कहा है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम की दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बताया कि भूपेन बोरा ने लगभग 30 सालों तक कांग्रेस की सेवा करते हुए संगठन को मजबूत करने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से भूपेन बोरा के राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है और भाजपा की राष्ट्र प्रथम नीति को आगे बढ़ाने के लिए वो मिलकर कार्य करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। बिहार के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन के 45 साल पूरे हो चुके हैं और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में काम करने का मौका मिला।
उन्होंने कहा कि सारण के सोनपुर में नए हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय मंत्रिमंडल से स्वीकृत हो चुका है, उसे हरी झंडी मिल चुकी है और केंद्र सरकार से भी अनुमति मिल गई है। उनके मुताबिक ये हवाई अड्डा लगभग 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होगा और देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, मेलबर्न जाना हो, जापान जाना हो, यूरोप जाना हो, लंदन जाना हो, स्कॉटलैंड जाना हो या फिर ब्राजील जाना हो, सैन फ्रांसिस्को जाना हो, आने वाली पीढ़ी की यात्रा मैं आश्वस्त करता हूं कि जो योजना लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 साल के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा विमान का ट्रायल रन और ट्रायल लैंडिंग सोनपुर और बिहार की धरती पर होगा, जो आजादी के बाद से हम लोगों ने नहीं देखा। ये योजना कई लोगों को लग रहा है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इसकी शुरुआत हुई, मैं बहुत सारे कागजात आपको दूंगा। प्रयास सिर्फ इतना ही नहीं था कि मैंने पत्र किया, रूप से बताना चाहूंगा कि यह निर्णय बिहार के बहुत सारे अच्छे निर्णयों के बीच में एक ऐसा निर्णय है जो प्रत्यक्ष रूप से बिहार के लोग पूरी दुनिया में अगले 5 वर्ष के भीतर पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे कि बिहार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जनता दल ने तय किया है वो सचमुच धरती पर परिवर्तित होकर के इस राज्य में दिखेगा। बाकी कई सारे अच्छे काम हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स पर होंगे, सड़कों में होंगे। बिहार में कांग्रेस के कई बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। निष्कासित नेता एक मंच पर आकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि जो भी नेता पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा उस पर संगठनात्मक कार्यवाही स्वाभाविक है। उन्होंने कहा अगर किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो उसे पार्टी मंच पर सुलझाया जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए बयानबाजी करके। डिसिप्लिनरी एक्शन है और पार्टी लाइन से हट के कोई भी कार्यकर्ता, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो पार्टी लाइन से हट के काम करता है तो उस पर कार्रवाई होती ही है। लगातार राजेश राम और कृष्णा अलवेरू के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। देखिए, राजेश राम और कृष्णा अलवेरू जी का इसमें कोई बात नहीं है। पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता उचित प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करे और गलत प्लेटफॉर्म पे, सड़कों पे, मीडिया पे चर्चा करे तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। और वैसे लोगों का उद्देश्य और जो मंशा है वो पार्टी हित में नहीं है, तभी वो उचित प्लेटफॉर्म पे अपने बातों को नहीं रख रहे हैं। तो वो डिसिप्लिनरी मैटर है और उस पर एक्शन हुआ है। सभी लोग एकजुट मिलकर एक अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। तो शुभकामनाएँ हैं, पार्टी बनाए। बिहार में बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, उनकी भी एक पार्टी है। हमारी शुभकामनाएं हैं और पार्टी बनाएंगे तभी उनको अपनी औकात का पता लगेगा। अलीगढ़ के प्राचीन खीरेश्वर धाम मंदिर में महिलाओं के अंगवस्त्र बेचने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उक्त मामले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भारी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर परिसर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। देखिए, इस वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर खीरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में एक विधर्मी द्वारा महिलाओं के अंतर्वस्त्र की दुकान लगाई गई थी और परिसर के अंदर लगाई गई थी, जो कि बेहद ही घिनौना, दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं कानून व्यवस्था को तो चुनौती देती ही देती हैं, साथ में लव जिहाद जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा देती हैं। क्योंकि आप स्वयं इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं, समाज लगा सकता है इस चीज़ का अंदाजा कि जब वो अपना सामान जो भी वो लेकर आया था, जब वो बेच रहा होगा तो किस प्रकार के शब्दों का उसने प्रयोग किया होगा। और वहां पर मुस्लिम महिलाएं तो जाएंगी नहीं, तो यानी टारगेट सीधा था, केवल हिंदू महिलाओं के साथ में टारगेट करके इस प्रकार का कृत्य किया गया था। इसके विरोध में हमने आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी। चूंकि जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए संबंधित अधिकारियों ने यहाँ पर ज्ञापन लिया है। अब इसके अंदर में हमारी मांगें निम्न प्रकार से हैं।
एक तो जो व्यक्ति जिसने ये ठेका उठाया था, संबंधित ठेकेदार, और वो विधर्मी व्यक्ति जो वहां से साफ बचकर निकल गया, इन दोनों के विरुद्ध में कठोर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह सुनिश्चित करें भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आयोजन हो तो हिंदू सनातनी हिंदुओं की मर्यादा का पालन करा जाए, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि सनातन राष्ट्र है, सनातनी हिंदू जब तक है, जब तक सनातन राष्ट्र रहेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी क्षेत्र में बारातियों से भरी एक प्राइवेट बस और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा करीब 5:30 बजे जीडी गोयनका स्कूल के पास उस समय हुआ जब ओवरटेक के दौरान प्राइवेट बस सड़क किनारे से आ रही रोडवेज बस से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का ड्राइवर साइड हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। इंस्पेक्टर गुड्डू सिंह के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं अवैध कट और तेज रफ्तार को संभावित वजह माना जा रहा है। दुर्घटना के चलते बरेली मथुरा हाईवे पर कुछ समय तक जाम की स्थिति भी बनी रही। नई दिल्ली में आतंकी साजिश के खुलासे के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी क्रम में श्रावस्ती में एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि एसएसबी और पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। बॉर्डर्स, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आईडी जांच अनिवार्य कर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों की माने तो आवागमन जारी है, मगर सख्त निगरानी और जांच के साथ यह आवागमन जारी है। देखिए, भारत नेपाल की जो सीमा श्रावस्ती जनपद में लगती है वो थाना मल्लीपुर और थाना सिरसिया की सीमा लगती है। इसमें लगातार जनपदीय पुलिस द्वारा एसएसबी के साथ प्रभावी समन्वय करके लगातार फुट पेट्रोलिंग की जाती है। आवागमन करने वाले व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों इत्यादि की चेकिंग की जाती है। इसके अलावा पुलिस द्वारा और एसएसबी के साथ प्रभावी समन्वय करके पब्लिक आउटरीच के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है ताकि वो हमारी आंखें और हमारी नज़र बने, ताकि वो हमें इस प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं तो उनकी सूचना दे सके। पुलिस और एसएसबी दोनों ही इस कार्य में एकदम अलर्ट हैं और किसी भी प्रकार की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर हमारी नज़र बनी हुई है और पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती है। बस्ती में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित कानून पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेना होगा और उनके धर्माचार्य रहते इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया कि यूजीसी की जरूरत क्या है और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार को सामाजिक तनाव से बचना है तो इस कानून पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। मुंगेर की धरती से सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में राजतंत्र चाहती है, जहां सत्ता सिर्फ एक राजा और एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहे। कांग्रेस एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, ये भी सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, ये बयान है सम्राट चौधरी का। सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है। भारत में राजतंत्र चाहती है कि एक राजा एक परिवार उसी का लोग सत्ता के पीछे रहे। यह लोकतांत्रिक पार्टी है। आज लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का कौन अध्यक्ष होगा कोई नहीं जानता।
बिहार से आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए, किसी को देश में नहीं पता है। हमारे मुंगेर से भी हजारों कार्यकर्ता उनके साथ युवा मोर्चा में काम किए होंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो एआई समिट ये भारत है, भारत का समिट हो रहा था और भारत के समिट को डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन लोग पर कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की है और सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये संबोधन उनके मन को छू गया और इसमें एआई समिट समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एआई समिट के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विदेशी मेहमानों के सामने अनुचित व्यवहार कर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह की हरकतें उचित नहीं हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। बच्चों की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, किसानों की विविधता, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो। ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैं भी अवाक रह गया, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है? हर जगह हारते हैं। अब भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। जनता आपको बहुत जवाब देगी। राहुल गांधी जी, आप कब मैच्योर बनेंगे? अच्छा लगता है आपको कि आपके युवा मोर्चा के लोग नंग धड़ंग होकर के विदेशी मेहमानों के सामने एक तरफ वो भारत की क्षमता का सम्मान कर रहे हैं और आप नंगे डांस कर रहे हैं। आपके लोग बहुत भर्सना करते हैं। राहुल गांधी, शर्म करिए। अखिलेश यादव भी है सर, राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जिसमें भी थोड़ी शराफत बची है वो भले राजनीतिक विरोध हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की ये आचरण जिससे दुनिया में भारत की छवि गड़बड़ाई है, कभी समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए एआई और तकनीकी विकास जैसे विषयों के साथ मानवीय संवेदनाओं पर भी बात की। उन्होंने केरल की 10 माह की मासूम आलिन शेरिन अब्राहम के निधन पर गहरा दुख जताया और कहा कि किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने छोटे बच्चे के असमय मृत्यु पर देश को भावुक कर देती है और अधूरे रह गए सपनों की टीस छोड़ देती है। अपने संबोधन में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का उल्लेख करते हुए भारतीय मूल के उन खिलाड़ियों का जिक्र भी किया जो अन्य देशों की जर्सी पहनकर खेलते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे खिलाड़ियों को देखकर देशवासियों के मन में गर्व और आत्मीयता की भावना जागती है, भले ही वो किसी और देश का प्रतिनिधित्व ही क्यों ना कर रहे हो। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। अब T20 वर्ल्ड कप के मैच देख रहे होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि मैच देखते हुए कई बार आंखें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती होंगी। जर्सी किसी और देश की होती है, लेकिन नाम सुनकर लगता है कि अरे
ये तो अपने देश का है। तब दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी आती है, क्योंकि वो खिलाड़ी भारतीय मूल का होता है और वो उस देश के लिए खेल रहा होता है जहां उसका परिवार बस गया है। वे अपने अपने देशों की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं, पूरे मन से उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। नवनीत धालीवाल चंडीगढ़ के हैं। इस लिस्ट में हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा जैसे कई नाम हैं जो कनाडा के साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की टीम में कई चेहरे भारत के घरेलू क्रिकेट से निकले हुए हैं। अमेरिकी टीम के कप्तान मोनांग पटेल गुजरात की अंडर 16 और अंडर 18 टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मुंबई के सौरभ, हरमीत सिंह, दिल्ली के मिलिंद कुमार, ये सब अमेरिकी टीम के शान है। ओमान की टीम में आज कई चेहरे हैं जो पहले भारत के अलग अलग राज्यों में खेल चुके हैं। जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, करण, जय, आशीष जैसे खिलाड़ी ओमान क्रिकेट की मजबूत कड़ी है। न्यूजीलैंड, यूएई और इटली की टीमों में भी भारतीय मूल के खिलाड़ी अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही तो विशेषता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।